तो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना स्टेट्स ऑफ मैटर का। लास्ट टाइम हमने अपना केमिकल बॉन्डिंग तक ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करते हैं, ठीक है। बैक टू बैक वीडियोस में आता है, स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कहाँ पढ़ा था आपने? 9th क्लास के अंदर। 3 तरह की फॉर्म होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट्स हमें उसकी अलग अलग पढ़नी है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। ये जो सॉलिड स्टेट है ये आपको 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इसके बारे में, तो यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे इसके बारे में। बची कुछ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में फिजिक्स का एक पूरा पार्ट आता है और केमिस्ट्री में नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में आपका एक सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आएगा, तो ये भी 12th पे बात करेंगे। तो ओवरऑल जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो सारा कुछ गैस के बारे में पढ़ना है। तो अभी के सिलेबस में आपके पास गैस के बारे में है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे आप इसके अंदर, गैस लॉ। क्या डालेंगे? गैस लॉ। उससे पहले कुछ एनसीईआरटी में पार्ट वार्ट दिया हुआ है, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। वो सिंपल फोर्सेस के बारे में है, डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन फोर्स, बॉन्डिंग वॉन्डिंग, ये सब बात की बात है। पहले मेन मुद्दे के काम शुरू करते हैं गैस लॉ से, ठीक है। गैस लॉ सारे पढ़ाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक जनरल फार्मूला है जो सारे गैस लॉ के अंदर काम करेगा। P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, T माने टेम्परेचर। ये इन तीनों का जो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो गैस लॉ को स्टार्ट करते हैं। पहला गैस लॉ आप पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV/T, T तो कांस्टेंट है ही, यहाँ पर क्या कांस्टेंट कर दिया आपने? T को कर दिया आपने कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई को उस तरफ ले जाओ, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब इसका ये होता है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जानते हैं ना, मान लो प्रेशर है 5, वॉल्यूम है 2, तो मल्टीप्लिकेशन 10 आ गया, ये वैल्यू फिक्स है ना, तो फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है, अगर आपका टेम्परेचर एक गैस का जिस पर कोई प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाता है? प्रेशर, इस वॉल्यूम को उठा के यहाँ पर लेके आएंगे। देखो एक जनरल बात समझो, अगर मैं लिखता हूँ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए लिखना पड़ता है कांस्टेंट। क्या लगाना पड़ता है बेटा? कांस्टेंट। तो मैं लिखता हूँ A कांस्टेंट B, यहाँ कांस्टेंट को जनरल हम नाम दे सकते हैं K। तो ऐसे जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना पड़ता है तो हम वहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से, क्या मैं इस वॉल्यूम को उठा के नीचे डिवीजन में ले जाऊँ? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, तब जाकर मैं लिखूँगा प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय वॉल्यूम, या कॉन्स्टेंट अलग से लिख के इंटू 1/वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो होता क्या है ओवरऑल, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसको साथ साथ लिखते रहें। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, pressure of a gas is inversely proportional to its volume. Keeping temperature constant, pressure of a gas is inversely proportional to its volume. ये बात आपको याद रखनी है। तो PV क्या है? हमारा कांस्टेंट है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? मतलब अगर एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है और जिसकी वॉल्यूम V1 है, उस पर आपने कोई चेंज किया, सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ काम किया, वर्क किया, और उसका प्रेशर आ गया P2 V2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर और चेंज कर दिया तो वो आ जाएगा P3 V3। इन शॉर्ट PV का जो प्रोडक्ट रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। यहाँ तक आगे की बात करते हैं। इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स का एक ग्राफ होता है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना पड़े तो वो कैसे बनाएंगे? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। तो यहाँ इन्वर्स का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। तो अगर हम आगे की तरफ वॉल्यूम को बढ़ाते चले जाते हैं तो प्रेशर भी लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो रहा है तो ग्राफ ऐसे वाला आ जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? चलो अब हम इसमें कुछ बातें और पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉयल्स लॉ में
कि आपके पास ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है, क्या कांस्टेंट रखा गया था उस टाइम पे? टेम्परेचर। तो ये ग्राफ मान लो तब ड्रॉ किया गया जब टेम्परेचर हमने रखा सराउंडिंग का T1। फिर हमने दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसका टेम्परेचर रखा T2। फिर तीसरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया जिसका टेम्परेचर रख लिया T3। यहाँ पर हमने एक्सेस पे ले लिया वॉल्यूम को और इस वाले पे ले लिया प्रेशर को, ले लिया। आपसे कोई पूछता है बताओ टेम्परेचर T1, T2, T3 ज़्यादा कौन सा है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, या तो T1 सबसे ज़्यादा फिर T2 उससे कम फिर T3 उससे कम, या तो T3 सबसे ज़्यादा फिर T2 फिर T1, या तो T1 तीन ही ऑप्शन ले लो, छोड़ो इतनी मेहनत क्यों करनी। ठीक है, आप सुनो तो होता क्या है यहाँ पे, आप कैसे निकालेंगे। देखो कुछ इमेजिनेशन करनी शुरू करो। अगर आप एक बर्तन में मान लो पानी को उबाल रहे हो या गैस को ही उबाल रहे हो, गैस है इसके अंदर आपने हीट दे दी। अब जाहिर सी बात है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे और प्रेशर को कांस्टेंट, देखो मैं यहाँ पर मान लो पानी है तो यहाँ वेपर बनेंगी कि नहीं बनेगी, मैं इसको ऊपर प्लेट से ढक देता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं प्लेट से ढक देता हूँ तो कोई वेपर बाहर एस्केप नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या इस प्लेट को ढक के इस कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स कर दी, ठीक है। और अगर मैं प्लेट हटा देता हूँ तो ये गैस बाहर भागेगी तो वॉल्यूम फिक्स तो रहेगी नहीं, वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगी। तो प्लेट हटाने का मतलब है पूरे सरफेस पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो भी कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो क्या करेंगे उसको हम, अगर हम प्लेट हटा देते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं और प्लेट रख देते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं। तो हम पहले वॉल्यूम के टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं जिस पर तीनों ग्राफ के लिए वॉल्यूम की वैल्यू सेम है, मतलब मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। अब बताओ अगर मैं प्लेट ढक देता हूँ उसके ऊपर, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ, तो मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या उतना प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला। देखो इस वाले एक्सिस पे ये इसका प्रेशर है और ये वाला इसका प्रेशर है। सबसे ज़्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ कौन सा वाला, ये वाला। तो पक्का टेम्परेचर भी ज़्यादा कौन सा होगा, T3 वाला। अगर हम प्लेट ढक देते हैं तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा तीनों ग्राफ में से वही टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो आंसर यहाँ से निकल के आता है हमारा T3, T2, T1। तो ये हमारा हो गया मेन बॉयल्स लॉ, ठीक है। चलो दूसरा लॉ जो हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। जो दूसरा लॉ है हमारा वो है चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है। अच्छा पहले एक बात याद रखो, बॉयल्स लॉ के अंदर भी हमने क्या किया था, उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हम P और V के बीच में ग्राफ जो हमने खींचा था कुछ ऐसा, इस ग्राफ का नाम होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म ISOTHERM, आइसोथर्म बोलते हैं क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के ये काम किया है। तो बॉयल्स लॉ आपको यहाँ तक पूरी मेरे ख्याल से बात क्लियर हो चुकी है। आगे बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है वो देखते हैं। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है देखो ध्यान से। चार्ल्स लॉ में वही पहले हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट हटा के ना रख के, इस बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करेंगे, हम इस बार प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो नीचे डिवीजन में जाएगा और कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओवरऑल बात यह है चार्ल्स लॉ में याद रखना है क्या, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो टेम्परेचर को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट करना है, फिर से वही बर्तन वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पानी था, हमने प्लेट हटा दी तो पूरे सरफेस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अगर पूरे सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर हमने क्या कर दिया पूरे सरफेस पे कांस्टेंट। अब मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी भाप जो होगी, वेपर जो होगी वो बाहर भागेगी, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैं अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़े, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो यहाँ पर ये लिखा हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3। ये वाला रेशियो तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा।
ऐसे आपको याद रखना है चार्ल्स लॉ के अंदर। कुछ और बात याद रखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर है वी नॉट। कितना है? वी नॉट। तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू वॉल्यूम की कुछ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो कितनी बढ़ेगी वो आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता वो आपको कैसे याद रखना है? हर 1 डिग्री पर कितनी वॉल्यूम बढ़ेगी वो आप कैसे याद रखेंगे? जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगी उसका डिवाइड बाई 273 टाइम, इतनी वॉल्यूम हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा 0 डिग्री पर कितनी वॉल्यूम है तो वो थी वी नॉट। आपसे कोई पूछे 1 डिग्री पर कितनी वॉल्यूम होगी, इतनी तो बड़ी है, तो क्या 1 डिग्री पर जो नेट वॉल्यूम आएगी वो ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस कितनी बढ़ गई उनका सम आएगी, वी नॉट बाई 273 आ जाएगी। बोलिए। फिर आपसे कोई पूछता है बताओ 2 डिग्री पर कितनी आ रही है, तो आप लिखेंगे वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273, फिर 1 डिग्री और बढ़ा दिया तो इसमें वी नॉट बाई 273 दोबारा जोड़ देंगे, इतनी वॉल्यूम आ जाएगी। तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ओवरऑल कितनी वॉल्यूम बढ़ती है? 0 डिग्री वाली वॉल्यूम से डिवाइड बाई 273 टाइम उतनी वॉल्यूम बढ़ती रहती है। तो मैं एक जनरल फार्मूला बना दूँ, किसी भी टेम्परेचर टी पर अगर हमें वॉल्यूम निकालनी पड़े तो क्या करेंगे? वी नॉट प्लस वी नॉट बाय 273 इंटू जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को टी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू को ऐसे बना लेंगे फार्मूले में। आया कि नहीं आया समझ में? तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है? कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। Volume of a gas is directly proportional to its temperature, and by the raise of each 1 degree Celsius temperature, the volume expand by 1 by 273 times of its original volume at 0 degree Celsius। आपको पूरा स्टेटमेंट धीरे धीरे पॉज करके पहले लिखा करो, फिर इसको फ्लो में एक बार दोबारा सुना करो, ताकि आपके हैंड टू हैंड नोट्स भी कंप्लीट होते रहें। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अब V और T के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर को, यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम को, वॉल्यूम इधर टेम्परेचर इधर, ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो एक ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने जैसा पिछली बार देखा था बॉयल्स लॉ के केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कैसा बनेगा? देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के। तो होता क्या है, अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, इसे प्लॉट कर लेते हैं, एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ। क्या कांस्टेंट किया था हमने यहाँ पे? प्रेशर को। तो मान लो पहला ग्राफ तो प्रेशर P1 पे है, दूसरा प्रेशर P2 पे है, तीसरा प्रेशर P3 पे है। मैं टेम्परेचर को यहाँ लिखता हूँ, वॉल्यूम को यहाँ लिख देता हूँ। अब आगे की बात बताइए, होता क्या है? देखो, वही बर्तन वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, ये वेपर आएंगे यहाँ पे, मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मतलब प्लेट रखूँगा कि हटा दूँगा? हटा दूँगा। अगर प्लेट हटा दूँगा तभी तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है सरफेस पे हर जगह पे बराबर लगेगा। अगर प्लेट ढकी होती और यहाँ पर हीट भी जल रही होती तो क्या वेपर बार बार बनते? तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ जाता, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। हमें क्या करना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है इसके अंदर। तो प्लेट हटा दी हमने, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा और इसको हीट भी दिया, तो ऑब्वियसली बात है जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी और बाहर फैलती जाएगी। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो P1, P2, P3 की बातें करते हैं। तो अब काम की बात देखो, वही वाला फार्मूला कहीं भी एक लाइन स्ट्रेट कर लेंगे हम, वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर मैं प्लेट यहाँ ढक देता गलती से तो वॉल्यूम फिक्स हो जाती, और वॉल्यूम फिक्स हो जाती तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता उतना प्रेशर बढ़ जाता। तो अगर मैंने यहाँ पर ये फिक्स कर दिया तो मुझे बताओ टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा है? ये वाला सबसे आगे की तरफ है ना, फिर ये कम, उससे कम, और ये सबसे कम। तो जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा P1, फिर आएगा P2 और फिर आएगा P3। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो इस हिसाब से आपके 2 लॉ कंप्लीट हो चुके हैं। एक होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को बोलते हैं गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ।
सिंपल सी बात है, पी वी टी हमें दिया हुआ था, टेम्परेचर कांस्टेंट हम कर चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट हम कर चुके हैं, अब क्या बचता है वॉल्यूम। तो इस बार हम करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम को। अगर हमारा वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखो, तो प्रेशर जो है ये वाला पार्ट कांस्टेंट हुआ इस बार, वॉल्यूम वाला, इसको डिवीजन में ले जाएंगे तो क्या P बाई टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस लॉ को, गेलो-जैक्स लॉ को बोलते हैं पीटी लॉ। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो यहाँ से P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा टेम्परेचर के। हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किए हैं, फिर से बर्तन को ढक दिया होगा तो वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि कितना भी हीट कर लो अब जो वेपर है वो तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो वॉल्यूम तो होगी फिक्स। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, टेम्परेचर के। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। चलो, तो कितना बढ़ेगा टेम्परेचर हर डिग्री के साथ, वो देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा पीटी के बीच में, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन। और क्या बातें याद रखनी है आपको, P1 बाई T1 जो है वो P2 बाई T2 के बराबर है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ऐसे याद रखेंगे प्रेशर के बारे में। अच्छा, एक बात और, अगर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर जो है वो मान लेते हैं P0 है, तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना प्रेशर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा हर 1 डिग्री पर जो ओरिजिनल प्रेशर था उसका 1/273 टाइम्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले टेम्परेचर T पर बताओ टोटल प्रेशर कितना है, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे PT इज इक्वल टू P0 प्लस P0 बाई 273 इंटू टी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसा भी आपको मैंने वॉल्यूम वाले केस में पढ़ाया, गेलो-जैक्स लॉ। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 3 ग्राफ बना के बताया था, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर भी पुट करते रहे, हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो 3 लॉ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एक होता है आपका बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा होता है गेलो-जैक्स लॉ। अब चौथे की बात करते हैं। चलो, जो हमारा चौथा लॉ है उसको बोलेंगे एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ के अंदर क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ का रूल क्या है, ये बोलता क्या है, ये बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखो। मतलब अगर आपके पास कई सारी गैसेस हैं, सबका टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, तो और उनकी वॉल्यूम भी बराबर है, तो उनके मोल्स भी बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। ठीक है, आपने मोल कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा जाना नहीं है, तो मैं पहले एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, फिर मोल समझाऊंगा होता क्या है। तो यहाँ इसके इस लॉ के हिसाब से जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, और यहाँ पर जो स्मॉल एन है इसी को बोलते हैं मोल्स। पहले मोल्स जान लो होता क्या है, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है ढंग से भी, तो आपको ज़्यादा मोल के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, तो पहले मोल जानना ज़रूरी है, मोल क्या होता है। जब आप बाज़ार में जाते हैं केले लेने के लिए, तो आप केले को हमेशा दर्जन के हिसाब से लेते हैं, कि कोई भी यूनिट अगर 12 की संख्या में है, एक 12 केले चाहिए, तो आप उसको बोलते हैं 1 डज़न बनाना। तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर 12 की संख्या में है तो उसको आप 1 डज़न बोलते हो, मतलब 1 दर्जन बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही एक क्वांटिटी होती है मोल, एक मोल भी एक क्वांटिटी होती है जिसके अंदर कोई फिक्स संख्या होती है। उस संख्या को कितना बोलते हैं, उसको बोलते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कोई भी चीज़ अगर इतनी मात्रा में है तो उसको बोला जाता है 1 मोल। ठीक है, पूरी बात क्लियर हो गई। तो 1 मोल का मतलब होता है इतनी संख्या में कोई भी चीज़ है उसको बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर, आगे बढ़ता है। तो मोल हो गया, ये कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। आगे देखो, हाँ, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, ये मोल हो गया कंप्लीट।
अब मोल के बारे में देखो, ये मोल समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कहीं निकालने पड़े तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट बस अभी इतना ही याद रखें, क्योंकि बाकी सब मैं मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर में जब कराऊंगा तब स्टार्ट करेंगे। तो गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट। मान लो आपसे कोई एग्जांपल बता ही देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन वेट कितना लिया आपने 32 ग्राम। O2 का मास कितना होता है, ऑक्सीजन को अगर आप याद करो तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं 8 16, तो जो ऊपर होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 16 है, तो O2 का कितना होगा 32, तो 32/32 आंसर आएगा 1। यहाँ नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे 1। आर बी क्लियर विद दिस? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, तो अवोगाड्रोस लॉ आपको क्लियर हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखें। अब जो आपको इसके बाद याद रखना है वो याद रखना है आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद आपको टॉपिक डालना है आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन में आप क्या करेंगे वो ध्यान से सुन लो। इस आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस अभी नहीं बताऊंगा क्या होती है, बस वो मानो जो एक्चुअली में हम सारे लॉज को देखो, जो हमने लॉज पढ़े हैं अभी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, उसी पे एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास जो गैसेस होती है ना हमारे सराउंडिंग में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये जो गैसेस होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक होती है रियल गैस, रियल मतलब जैसे एग्जिस्ट करती हैं, और एक होती है आइडियल गैस, जिसको हम केमिस्ट्री के लॉज पढ़ने के अंदर काम करते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस होती है कि होती है रियल गैस। तो आइडियल गैस के अंदर क्या होता है, वो गैस जिससे हम लॉ की पढ़ाई करते हैं, मतलब सारे लॉज पढ़ते हैं। और असल में कोई गैस आइडियल होती ही नहीं है, सारी गैस क्या होती हैं, रियल गैस होती हैं। तो एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आती है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको पढ़ना आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन में आप सारे लॉज को कंबाइन कर देंगे। लॉ क्या करेंगे आप, कंबाइन, जितने भी आपने अब तक पढ़े हैं। तो कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, सारे लॉ को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा। देखो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या था, बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P आ गया था निकल के, ऐसा आया था। कंफ्यूज मत हो, मैंने प्रेशर को इधर लिख दिया था, वॉल्यूम को इधर लिख दिया था वहाँ पे, तो बात वही है यहाँ पे भी। ठीक है, PV कांस्टेंट था, तो ये बॉयल्स लॉ के हिसाब से तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो गया। फिर पढ़ा था आपने चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या था कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट था, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया था। बोलिए, चार्ल्स लॉ के हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। फिर आपने पढ़ा था गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया था, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। अच्छा, तो प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, फिर आपने पढ़ा था एवोगाड्रोस लॉ। हाँ, आपने पढ़ा था एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N था। आप सारे फैक्टर्स को कंबाइन करो तो कहीं ना कहीं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकल के आता है N T के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है P के। ऐसे आता है, P को उठाओ इधर ले आओ, क्या लिख सकते हैं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है गैस कांस्टेंट। क्या आता है बेटा, गैस कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं R से, कैपिटल R से, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और यहाँ लिख देंगे NT। तो PV इज इक्वल टू nRT, स्मॉल n को आगे लिखते हैं, RT को बाद में लिख देते हैं, तो एक जनरल तरीका है। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन। या और जो R है उसको क्या बोलते हैं, R को बोला जाता है गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 0.80821। ठीक है, इसकी यूनिट निकालो आप। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी तो R की यूनिट कैसे निकालेंगे आप, आपको निकालना है R की यूनिट। तो R को आप ऐसे लिख सकते हैं, PV/N इंटू T। P की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। प्रेशर तो एटमॉस्फेयर वगैरह में लेते हैं आप लोग, बार में लेते हैं, ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, एटमॉस्फेयर। और सीरियस यूनिट होती है बार। वॉल्यूम की क्या लेते हैं आप, लीटर, मिलीलीटर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर, लीटर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स हैं तो पर मोल ऊपर डिवीजन में चला जाएगा, और टेम्परेचर मतलब पर डिग्री सेल्सियस, तो पर डिग्री सेल्सियस माइनस में लिख दें यहाँ पे, ये आपका टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी। तो R की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, लीटर, R की यूनिट हो जाएगी लीटर एटमॉस्फेयर
पर डिग्री पर मोल, ऐसे लिखें डिग्री इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर यहाँ पे लिख देंगे मोल इनवर्स। ये आपकी जो यूनिट हो जाएगी ये हो जाएगी गैस कांस्टेंट आर की। तो अभी के लिए इतना सा काम करें आप कि जितने भी आपके गैस लॉस हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आप लोगों को साइड बाय साइड एनसीईआरटी में, या आपके पास कोई प्रदीप फंडामेंटल वगैरह की बुक हो तो हर गैस लॉ को एक बार पढ़ें। इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना शुरू करें ताकि आप अडेप्टेशन में आ जाए आगे न्यूमेरिकल करने के लिए। इसके बाद चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। आपको वहाँ पर एक क्वेश्चंस कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हैं, ठीक है। तो अभी यह साथ साथ करना शुरू करें। यहाँ तक आपके लॉ सारे खत्म हो चुके हैं। एक लॉ और बचता है जिसको यहीं पे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, दैट इज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है इसके बारे में भी ध्यान से देख लेते हैं। देखो, अगर एक गैसेस का मिक्सचर है हमारे पास, मान लो ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, और इन तीनों का टोटल प्रेशर मिलके आता है पी टोटल, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों का मिलके अपना गैस का प्रेशर होगा। एक कंटेनर था जिसमें 3 गैस थी, ए बी और सी। इन तीनों का जो टोटल प्रेशर था उसको हमने लिख दिया पी टोटल। तो पहली बात तो याद रखोगे, जो पी टोटल होता है वो सम होता है, ये कितना प्रेशर लगा रही है, स्मॉल p1 लिख लेते हैं मान लो इसको, या पी ए लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पी बी। मान लो ये b जो है वो खाली पी बी लगाती है प्रेशर, और इसको लिख लेते हैं पी सी, ये पी सी प्रेशर लगाती है। टोटल प्रेशर क्या इन तीनों का सम होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी का। ये जो पी ए है इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ऐसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है और एक पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है। तो जो टोटल प्रेशर है वो ए बी और सी तीनों का सम है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो तीनों का सम होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी का सम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, क्या और पढ़ना है आपको इसके बारे में। जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका टोटल प्रेशर से कोई ना कोई लेना देना होता है। ध्यान से सुनो। अब मान लेते हैं, मैं आपको इसके इन चीज़ को समझाने के लिए एक नया टॉपिक पहले समझाना पड़ेगा, वो सुनो ध्यान से। इस कंटेनर में जिसमें आपने ए बी और सी लिखा था, मान लेते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं एन ए, इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं एन बी, जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया। इसके मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं एन सी। तो एक छोटा सा टॉपिक देखें पहले, मोल फ्रैक्शन का। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसी वैल्यू से, इसको बोलते हैं काई, के आई ई काई, ठीक है, इसको बोलते हैं काई। काई के सामने मैं लिख देता हूँ ए, तो ये बताता है मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, मतलब उसका कितना भाग है। तो अगर मोल फ्रैक्शन मुझे ए का निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में उसके साथ जितने भी हैं उन सबके टोटल कितने मोल हैं, दैट इज़ एन ए प्लस एन पी प्लस एन सी। ऐसी मुझे मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालना पड़ा तो क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए एन बी और एन सी, इसको बोलते हैं। फिर ऐसे ही आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना पड़ा तो एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे जैसे मैंने आपको बताया। गुड। पहले एक बात बताओ, अगर मैं इसका एक तिहाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा, सबको भाग को ऐड करूँगा तो क्या आंसर 1 नहीं आ जाएगा? क्योंकि जो भाग होते हैं, एक चौथाई एक तिहाई जो भी होता है, सबका जब सम करते हैं तो आंसर 1 आता है कि नहीं आता? ऐसे आप परसेंटेज को अगर आप सबको कैलकुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो 100% आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पर क्या होता है, सबका अगर मोल फ्रैक्शन का मैं सम लिखने लगूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इनका सम किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ए बी, ये वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे निकालना पड़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ए होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू ये जो पी टोटल है इसके मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ऐसे ही मुझे अगर पार्शियल प्रेशर बी का निकालना पड़ा तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे सी का निकल जाएगा। तो ये ए बी सी डी आपको निकालना आ गया, जिसे टोटल प्रेशर निकालना आ गया। यही आपका डाल्टन्स लॉ है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक आपके मेरे हिसाब से सारे लॉ वाला काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से स्टार्ट करूँगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये सारे लॉज को पढ़ के इनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसकी मैं पीडीएफ आपको शायद सेंड कर दूँगा ग्रुप पे स्कूल के। जो भी डाउट्स होता है आप उसको एक पेपर पे लिख के ग्रुप के अंदर स्कूल में फ़ोटो में डाल दिया कीजिए।
या तो कमेंट सेक्शन पर डाल दिया करो ताकि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँ नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट को वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, तो अभी इसको करो। थैंक यू।